हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल, जहां पर आपके लिए हम हमेशा एक नया वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम हर बार पीवाईक्यूज एनालिसिस पर जोर डालते हैं। और आज का भी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जो हर बार प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है। आपको भी पता है कि 2023 का जो कट ऑफ था वो 75 मार्क्स के आसपास था जनरल का। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो 1 लाख एक्सपिरेंट तैयारी करते हैं काफ़ी सही तरीके से, तो उनका जो प्रीलिम्स है वो हमेशा 5 से 10 मार्क्स से ही छूट जाता है। तो वैसे एस्पिरेंट्स के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब अक्टूबर का आधा महीना निकल चुका है और हमारे पास 7 महीना के आसपास का ही वक्त है। तो अब जब प्रीलिम्स मोड में सब लोग आ जाएंगे और तैयारी करेंगे, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो एग्जाम एग्जाम पैटर्न है एग्जाम का, खासकर प्रीलिम्स का जनरली, उसमें कैसे लॉजिकल एलिमिनेशन अभी भी पेपर पर लग रहा है और एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। ये दोनों चीज पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और खासकर इस चैनल पर जो कंटेंट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट आते हैं, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका प्रीलिम्स के जर्नी में हम आपकी मदद कर पाए। ये देखिए यूपीएससी का 2024 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज पे पूछा गया था और कहाँ से पूछा गया था, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी हमारे द्वारा, हमारे टीम द्वारा। आप ये चीज देखिए, इस बुक में एनसीईआरटी में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में ये सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स आसानी से निकाल पाएं, क्योंकि इसका नेचर जो है प्रीलिम्स का वो बहुत ज्यादा, आपको भी पता है, 23 और 24 के बाद डिफिकल्ट हो गया है 23 से। अब इस चैनल पर जाकर पहले भी हमने प्रीलिम से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जो बाकी लोगों, बाकी एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है। उसके साथ साथ मैंने इस पे ट्रेंड एनालिसिस, रिपीटेड पीवाईक्यूज पे भी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है, या फिर प्लेलिस्ट में मैं आपको, या कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो होपफुली इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So in today's session, we will go through a few strategies which will help you in scoring good marks in UPSC prelims. हम लोग कुछ ऐसे strategies और tricks के बारे में बात करेंगे जो आपको CSE prelims में काफ़ी मदद करेगी। जो पहला strategy है वो है elimination and common sense। और ना कि पहले वाले सवाल बल्कि 2023 और 24 के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके सामने भी प्रस्तुत करूंगा और आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन एंड कॉमन सेंस का महत्व कितना है इस एग्जाम में, कि सारे सवाल नॉलेज से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। आपने ये बात सुना ही होगा कि 30 से 40 लगभग के आसपास क्वेश्चंस नॉलेज से, मतलब कि स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, लेकिन आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो चलिए कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं इन्हीं दो स्ट्रैटेजीज के जरिए। यूपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया था कि विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आप पहला स्टेटमेंट देखिए, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो खद्दा यहीं पे आपको ये जानना है कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि होम गार्ड्स भी शायद स्टेट सब्जेक्ट ही होना चाहिए। अगर आपने ये एक्स्ट्रापोलेट कर लिया, ये आपको अंदाज़ा हो गया ना, तो आप ये सवाल बना सकते हो। तब आपको पता चल जाएगा कि भाई होमगार्ड शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगा, तो इससे आप ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट्स देखिए, द रोल ऑफ द होमगार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स इन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। ये तो एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट ये तो हो सकता है, जिसकी चांसेस है होने का, तो ये सही भी है। और तीसरा स्टेटमेंट, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स, ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। इन दोनों में कोई ऐसा मतलब एक्सप्लिसिटली हम लोगों को कुछ गलत नहीं दिख रहा है, तो आप ओनली टू के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक कहाँ पे था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो आपने थोड़ा बहुत अगर अपने बेसिक नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट किया, आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि जिन लोगों ने भी लक्ष्मीकांत अच्छे से कवर किया उनको पता ही होगा। बस आपको उसी नॉलेज को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके इस कंक्लूजन या इन्फ्रेंस पे आना चाहिए था कि होम गार्ड्स
कैन नॉट बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। आप एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों ने अपने अपने होमगार्ड्स एक्ट एनेक्ट किया है, जैसे कि असम होमगार्ड्स एक्ट 1947, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा सवाल आइए ये सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन के जरिए। 2022 में पूछा गया था। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखिए, जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो थोड़ा टेक्निकल है, जैसे कि द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इक्रा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आपके अंदर डाउट आ सकता है कि ये दो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का ब्यूटी देखिए। आपको अगर पहला स्टेटमेंट पता है तो आप उसी से ये सवाल बना सकते हो। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। लॉजिक क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई बट रादर दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, तो आप पहला स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो गया। आप जहां जिन जिन ऑप्शंस में भी स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है वो आप हटा दीजिए। ए हट गया, बी हट, सी हट गया और डी भी हट गया, और आप आंसर तक पहुंच सकते हो 2 and 3। ठीक है, मतलब बिना इकरा और ब्रिकवर्क रेटिंग्स के बारे में जाने भी आप ये सवाल बना सकते हो। बस बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी और एलिमिनेशन की। और ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन सिर्फ 2022 या उससे पहले लग रहा था, अभी भी लगता है। आइए 2024 का एक सवाल सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पहला स्टेटमेंट, प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोक सभा। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर द एक्ट। There are provisions for reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for SC। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो गौर करने वाली है। आप देखिए यहाँ ये कहा गया है कि दिस एक्ट और द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। लेकिन जिन लोगों ने भी लक्ष्मीकांत या बेसिक पॉलिटी की किताब पढ़ा है उनको पता होगा कि रिजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन। भाई डिलिमिटेशन से पहले कैसे रिजर्वेशन का, क्योंकि डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच यू एलोकेट सीट्स, थ्रू विच यू डिसाइड कि कौन से सीट्स में रिजर्वेशन होना है नहीं होना है। ठीक है, तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अ मस्ट। और जैसा कि आपको पता है कि डिलिमिटेशन से पहले एक सेंसस का होना भी ज़रूरी है, जो कि सेंसस 2021 होने वाला है। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि स्टेटमेंट 1 गलत है। आप की फीचर्स ऑफ द बिल में भी देख सकते हैं, जो कि सेकेंड पॉइंट है, कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन, ये सीधा एक्ट से उठाया गया है, बेयर एक्ट से। द रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिल हैज बीन पब्लिश्ड। बेस्ड ऑन द सेंसस डिलिमिटेशन विल बी अंडरटेकन टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है, आप एलिमिनेट कर लीजिए। ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन बी भी चला गया और ऑप्शन डी भी चला गया, और आपको करेक्ट आंसर मिल गया 2 and 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे भी वीडियोस डालते रहेंगे, कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन के ज़रिए सही जवाब तक पहुंच सकते हो। आइए कुछ और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि दिस इज समथिंग यू शुड नॉट मिस। हम लोग ऑफन इग्नोर कर देते हैं कि यार एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, बहुत बेसिक किताब है। लेकिन एनसीईआरटी से अगर 2-3 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं तो पढ़ने की तो बहुत बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो सीधा सीधा एनसीईआरटी से बनाए जा सकते हैं। यूपीएससी ने 2023 में ये सवाल पूछा था। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉयल ईच ईयर। अब शायद ही हम में से कोई होगा जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ा होगा, और ये रिपोर्ट में एग्जैक्ट डेटा क्या है वो शायद हम लोग को पता नहीं होगा, बट ठीक है, आप स्टेटमेंट 2 भी पढ़िए। India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of world's population living in its territory। तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या गलती, आप ये देखिए कि क्लास 12 का जो ज्योग्राफी वाला किताब है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वहीं से उठाया गया है। उसका चैप्टर 6 वाटर रिसोर्स में एक ग्राफ दिया हुआ है कि हम लोग जो भी ग्राउंड वाटर निकालते हैं इंडिया में, उसका यूज़ कौन से सेक्टर में होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए कि ग्राउंड वाटर का जो यूसेज है उसका 92% यूसेज एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक है, मतलब कि 92% ऑफ ग्राउंड वाटर विड्रॉयल इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पज इन एग्रीकल्चर।
ठीक है, नॉट फॉर डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है कि हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करें तो सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे आपको पता हुआ कि ये गलत है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बोल के सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी तो कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, और आपको मिल जाएगा कि ऑप्शन सी इज द आंसर। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मतलब बिना स्टेटमेंट 1 के बारे में कुछ जाने भी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट 2 जैसे ही आपको पता चल गया गलत है, आपको आंसर मिल गया, आंसर सी है। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया हुआ है? पेज नंबर 63 ऑफ इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, विच इज द क्लास 12 का ज्योग्राफी बुक। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी का भी महत्व देख लिया। आइए कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। 2022 में पूछा गया था ये सवाल, काफ़ी टफ माना गया था तब, बट इसका ब्यूटी यही है कि ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया है। योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इन द पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ, दिया हुआ यहाँ पे, अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। तो जो भी हम लोग का मेडिएवल हिस्ट्री वाला किताब है क्लास 7 का, उसी एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन, और यहीं पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि कौन कौन से बुक उनके टाइम पे ट्रांसलेट किया गया था, जैसे कि महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योग वशिष्ठ were some of the notable Sanskrit works that were taken up for translation during the time of Akbar। मतलब आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ये भी डिट्टो एनसीईआरटी से उठाया गया है क्वेश्चन। एक आखिरी सवाल भी देख लेते हैं, और ये सवाल तो 2024 में पूछा गया है, मतलब अभी तक एनसीईआरटी का महत्व नहीं गया है। इस साल ये पूछा गया था कि आपको लीडर का नाम बताया और पार्टीज का नाम दे दिया, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और लीडर दूसरी तरफ। तो भाई ये कहाँ से पूछा है? ये पूछा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड चैप्टर है वहीं पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दिया गया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुए थे उनके बारे में और उनके प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में। तो वहीं पे दिया हुआ है कि भारतीय जनसंघ का जो फाउंडर है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, मतलब कि पहला मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में क्या दिया हुआ है? सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप देख सकते हैं कि इट वॉज फाउंडेड बाय आचार्य नरेंद्र देव, मतलब कि सोशलिस्ट पार्टी तो ये नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सी राजा गोपालाचारी ने क्या फाउंड किया, क्या एस्टैब्लिश किया था? ही एस्टैब्लिश थी स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी शुड हैव बीन आचार्य नरेंद्र देव और स्वतंत्र पार्टी शुड हैव बीन सी राजा गोपालाचारी। सो जो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है ना वो गलत है। ठीक है, और तीसरा भी सही है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी वॉज इंडीड फाउंडेड बाय जगजीवन राम इन 1977। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, मतलब आंसर हो गया ओनली 2। और यहाँ भी आपने देखा कि कैसे सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है, उस सेकेंड चैप्टर में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाले एनसीईआरटी बुक में ये चारों चीज़ दिया गया था। ठीक है।